नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन-कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि जिन छात्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो, टेस्ट सीरीज ऐप को, टारगेट विद पीएस परिहार, इस चैनल के दो ऐप हैं। एक है टेस्ट सीरीज ऐप जो टारगेट विद पीएस परिहार के नाम से है, और एक है पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस। जो पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप है उसमें वीडियोस, पीडीएफ सामग्री और टेस्ट इत्यादि दिए हुए हैं। और जो टारगेट विद पीएस परिहार जो ऐप आप लोग देख रहे हैं, इस ऐप में केवल टेस्ट सीरीज है। इस ऐप में भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा है उसकी टेस्ट सीरीज दी हुई है, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो किसी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा हो, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, डिफेंस एसआई की परीक्षा हो, सीआरपीएफ की परीक्षा हो, आरओ एआरओ की परीक्षा हो, रेलवे एनटीपीसी इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, या टीईटी सीटीटी की। तो इन परीक्षाओं के पुराने पेपर, टेस्ट पेपर और सालों पेपर सभी राज्यों की सभी भाषाओं में दिए हुए हैं। तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप में जाकर के किसी भी परीक्षा की टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। टारगेट विद पीएस परिहार .com वेबसाइट को भी दे सकते हैं, और इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा यहाँ पर मेडिकल, एसएससी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारी जो परीक्षाएं उनको सभी को सम्मिलित किया गया है। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहली सूचना है सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में बदलाव के लिए सरकार को सौंप दी गई रिपोर्ट। सरकार ने प्रशासनिक बदलाव के लिए और दक्षता लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। पूर्व सचिव थे राजीव कुमार, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें बहुत सारे बदलावों के लिए कहा गया है कि जैसे संविदा प्रस्ताव, कुछ वर्षों के लिए जो भी विद्यार्थी या छात्र नियुक्त होते हैं सरकारी नौकरियों में, उनको संविदा में रखा जाए, जिम्मेदार बनाया जाए, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की अधिकतम आयु है 40 वर्ष, उसको कम करके 30 वर्ष कर दिया जाए, और जो सरकारी कर्मचारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं उन पर रोक लगाई जाए। ये लिखा हुआ है कि पूर्व मुख्य सचिव व रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने विभागों का पुनर्गठन करके 95 से 94 करने, न्यूनतम छात्र संख्या न होने पर 10,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय को बंद करने और अनुपयोगी पदों को खत्म या कम करने के सुझाव दिए हैं। प्रशासनिक ढांचे को चुस्त दुरुस्त बनाने के साथ साथ सरकारी विभागों, उपक्रमों की कार्यदक्षता बढ़ाने के उपाय सुझाने और इसके जरिए फिजूल खर्ची रोकने के मकसद से पूर्व मुख्य सचिव व रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। समिति ने विभागों का पुनर्गठन करके 95 से 94 करने, न्यूनतम छात्र संख्या न होने पर 10,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय को बंद करने और अनुपयोगी पदों को खत्म या कम करने के सुझाव दिए। तो कुछ दिनों पहले समाचार पत्र में ये सूचना आई थी कि जैसे अमीन इत्यादि के जो पद हैं उनको समाप्त किया जा सकता है। नीचे लिखा है कि घाटे वाले निगमों और उपक्रमों के बारे में जल्द निर्णय लेने का भी मशवरा दिया है, और राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने 26 विभागों का आमेलन और 26 विभागों को यथावत रखने और 2 क्षेत्र में बदलाव करने की सिफारिश की है। और भी बहुत सारी जो बातें हैं इस कमेटी ने कही हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में 30 छात्र भी नहीं है, ऐसे 10,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय हैं, इनको अब बंद कर दिया जाना चाहिए। वहाँ के शिक्षकों को दूसरी जगह स्थानांतरित कर देना चाहिए, और संबंधित छात्रों को पास के किसी प्राथमिक या निजी स्कूलों में प्रवेश दिला देना चाहिए। उपयोगी ना होने से सिंचाई विभाग के 10,000 पद खत्म कर देने चाहिए। जल निगम में चतुर्थ श्रेणी के 6,000 व व्यापार कर विभाग के 2,500 कार्मिकों को दूसरे विभाग में ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। बदले परिवेश में भूमि अध्यापित विभाग की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इस विभाग के विभिन्न श्रेणी के पदों को अन्य विभागों में स्थानांतरित कर देना चाहिए। नीचे और भी बातें लिखी हैं कि जैसे बेसिक शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को रखने का रिव्यू करने के साथ ही नियुक्ति पाने वाले 12,000 कार्मिकों को दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर देना चाहिए। इसी तरीके से
कुछ नए पद सृजित करने के बारे में भी कहा गया है कि प्रदेश की 58,872 ग्राम पंचायतों में आधुनिक संचार सुविधाओं से युक्त ग्राम सचिवालय स्थापित किया जाना चाहिए, जिनमें कम से कम एक प्रशिक्षित कार्मिक तैनात हो। तो ये नए पद के बारे में भी कहा गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नौकरियों में किस तरीके का प्रमोशन हो और कार्मिकों का चयन किस तरीके से किया जाए। लिखा सीधी भर्ती के लिए समान वर्ग के लिए अधिकतम जो आयु सीमा है वो 40 वर्ष से घटा करके 30 वर्ष कर दिया जाए। जनरल के आरक्षित वर्ग के लिए अतिरिक्त 5 वर्ष यथावत बना रहे, यानी एससी एसटी और ओबीसी को 5 वर्ष की छूट दिया जाए। सेवा में चयन के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत किया जाए। सेवा में भर्ती के बाद कार्मिक को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के अधिकतम 2 अवसर ही दिए जाएं। तो बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनकी कोई न कोई नौकरी लग जाती है और उसके बाद में वो सालों तैयारी करते रहते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि जिस विभाग में उनकी ड्यूटी होती है वो अपना कार्य करते नहीं हैं और दूसरी नौकरियों की तैयारी करते हैं, और इसका जो प्रभाव है वो उस विभाग पर पड़ता है। अगला जो पॉइंट है वो है समूह ग व घ की नौकरियों में संविदा के आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति का गुजरात मॉडल अपनाया जा सकता है। यानी कि असल में जिसका विरोध हुआ था, 17 सितंबर को प्रदर्शन हुआ था पूरे उत्तर प्रदेश में कि जब भी कोई नौकरी लगेगी सरकारी तो उसमें संविदा का जो सिस्टम है वो लागू किया जाएगा। और गुजरात में ये जो सिस्टम है वो 2006 से ही लगा हुआ है। यानी कि अगर आपको अब परमानेंट होना है तो आपको पूरी तरीके से नियम कानून का पालन करना होगा और जो आपके अधिकारी हैं उनकी अनुकंपा पर निर्भर रहना होगा। और नीचे लिखा है कि पदोन्नति व सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के मापदंडों को उच्चीकृत किया जाए राज्य सरकार की। तो बहुत सारी जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये जो रिपोर्ट है ये दे दी गई है। अब इस पर सरकार को निर्णय लेना है कि सरकार इसको लागू करती है या नहीं करती है। अगली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रदेश के इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। चूंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो केवल एक भर्ती की तैयारी करते हैं, यानी कुछ विद्यार्थी जो केवल सिविल की तैयारी करते हैं, कुछ विद्यार्थी केवल अध्यापक ही बनना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, और इसी तरीके से कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो केवल एसएससी की तैयारी करते हैं। तो बात हो रही है उन विद्यार्थियों की जो टीजीटी और पीजीटी के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, सबसे बड़ा प्रश्न है। तो जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो इसी सप्ताह जारी हो सकता है, अगर कोई और अड़चन नहीं आई, अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कोई और बहाना नहीं बनाया तो जो टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो इसी सप्ताह यानी कि जनवरी के जो 4 दिन हैं आपके लिए 27, 28, 29, 30 और 31, इन्हीं दिनों में आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। चूँकि जब युवा मंच के जो छात्र हैं और जो चेयरमैन है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के, उनके साथ में एक मीटिंग हुई थी 19 जनवरी को। उस मीटिंग में उन्होंने दावा किया था कि ये तो नहीं बताया था कि विज्ञापन किस दिन जारी होगा, लेकिन ये उन्होंने दावा जरूर किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जुलाई 2021 में हमको ये जो भर्ती है वो पूरी करके देनी है और हम इसका जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द करेंगे। तदर्थ शिक्षकों का जो मामला था, जीव विज्ञान का जो मामला था, वो सभी जो मामले हैं वो सॉर्ट आउट कर लिए गए हैं और अब जो मामला है वो केवल एनओसी का है, वो एनआईसी का है। जैसे ही एनआईसी अनुमति दे देती है, वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, उसकी दक्षता बढ़ जाती है, वैसे ही जो ये विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो जो विधिक मामला था, जो इस तरीके का तकनीकी मामला था वो सही हो गया है, केवल वेबसाइट का मामला है। तो जो जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन वो जारी हो सकता है। इसलिए आप लोग जो अपनी पढ़ाई है वो जारी रखें और सकारात्मक सोच रखें। बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें भी सोचना जो है वो नुकसानदायी हो सकता है। लेकिन एक बात और है कि जितने भी विद्यार्थी हैं वो एकजुट रहें, सशंकित रहें। ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए आवेदन तो आ गया, विद्यार्थियों को तब तक संगठित रहना है जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं, परिणाम नहीं आ जाते हैं और आपको नियुक्ति नहीं मिल जाती है, तब तक सभी विद्यार्थियों को एकजुट रहना होगा। तो
कल बहुत सारे जो बेरोजगार छात्र थे उन्होंने बालसन चौराहे पर गणतंत्र दिवस मनाया और उसके बाद में 30 तारीख को यानी कि 30 जनवरी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक मीटिंग होनी है सभी बेरोजगार छात्रों की। उसमें जितने भी भर्ती बोर्ड हैं और जो ठंडे पड़ गए हैं इस समय, चाहे वो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, सभी बोर्डों को गर्म करने के लिए एक मीटिंग आयोजित की गई है और उसमें रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार इन बोर्डों को कैसे गर्म किया जाए और क्या कदम उठाए जाए। तो यहाँ देख सकते हैं ये युवा मंच की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है कि रोजगार के मुद्दे पर आंदोलन का आगाज करने के लिए 30 जनवरी को 12 बजे इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन में अहम मीटिंग बुलाने का ऐलान किया गया है तिरंगा फहराने। तो ये जो कल की घटना है जो वहाँ घटी थी, सभी जो विद्यार्थी हैं वो तिरंगा इत्यादि उन्होंने फहराया था, राष्ट्रगान किया था और संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ भी किया था। तो एक बात मैं और बता दूं कि जब आप लोगों का आह्वान किया जाए, जब आप लोगों को बुलाया जाता है तो आप लोग आया करिए, चूंकि ये जो प्रदर्शन होते हैं ये सभी प्रदर्शन शांतिपूर्वक प्रदर्शन होते हैं, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं होती है। और लेकिन प्रशासन की ये सोच होती है कि विद्यार्थी डर जाएं, चूंकि कल जब बालसन चौराहे पर केवल शांतिपूर्वक संविधान का पाठ करना था यानी कि प्रस्तावना का पाठ करना था, झंडा फहराना था, केवल ये 2 कार्यक्रम आयोजित होने थे, शांतिपूर्वक ये करना था। लेकिन उस पर भी पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी किया हुआ था, यानी कि एक सांकेतिक रूप से डराने की प्रशासन ने कोशिश की थी। जितने विद्यार्थी थे उससे लगभग 20 गुना वहाँ पर पुलिस फोर्स पहुँच गई थी और इससे विद्यार्थियों को डरना नहीं चाहिए। और जो विद्यार्थी डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कुछ हो जाए, तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन है और आपके खिलाफ कहीं कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जब भी आपको बुलाया जाए तो आप लोग अवश्य आया करिए। और इसके बाद में एक और सूचना है कि सीटीटी की जो परीक्षा है वो 31 तारीख को होने जा रही है। उसके लिए फिर से एक ऑफिशियल गाइडलाइन जारी की गई है कि आप लोगों को वहाँ पर क्या लेकर के जाना है और क्या करना है। जैसे लिखा है कि आप फेस मास्क कैरी करेंगे, यानी फेस मास्क लेकर के आपको जाना होगा। हाथों पर केवल दस्ताने पहने, व्यक्तिगत उपयोग के लिए पारदर्शी पानी की बोतल, लीनियर और एडमिट कार्ड और पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। आप अपनी नाक और मुंह को मास्क से ढक लेंगे। आप सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का सख्ती से पालन करेंगे। आप खुद पानी, अपना जो पीने का पानी उसको लेकर के आएंगे। आप परीक्षा कक्ष के अंदर लेखों का आदान प्रदान या ऋण नहीं लेंगे, यानी कि कोई भी वस्तु आप एक दूसरे से नहीं ले सकते हैं कोविड-19 की वजह से। और आप घर से परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित आएंगे और लौटेंगे तो सुरक्षित तरीके से जाएंगे। आप परीक्षा केंद्र में प्रदर्शित सभी निर्देशों का पालन करेंगे, आपसे संवाद करेंगे और आपको अज्ञात व्यक्तियों से संपर्क में बचने की कोशिश करनी चाहिए। आते समय रास्ते में किसी भी अज्ञात व्यक्ति से नहीं मिलना है और जो मास्क इत्यादि है, जो दस्ताने इत्यादि हैं, जो भी चीज़ें हैं वो उसको सुरक्षित स्थान पर फेंक देंगे और जो शौचालय है, यूरिनल इत्यादि, उसका स्वच्छता से उपयोग करेंगे। तो बहुत सारी जो गाइडलाइन है वो जारी की गई हैं। एक दूसरे से आप लोग हाथ भी नहीं मिलाएंगे, सार्वजनिक स्थानों पर आप थूकेंगे भी नहीं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।